रेनेसा क्या है? तो रेनेसा मूलतः फ्रेंच वर्ड है जो सर्वप्रथम इटली के लेखक वैसारी ने 16वीं शताब्दी में भवन निर्माण तथा कला एवं मूर्तिकला में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए यूज किया था। फिर 1860 में बर्कसल्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली में 14वीं से 17वीं शताब्दी में इटली के नगरों में मानवतावादी संस्कृति को रेनेसा कहा था। अब इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त एक बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ जो प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरित था। वही क्या है? रेनेसा। फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो रोमन व ग्रीक सभ्यताओं से प्रेरित था। यह प्रगतिशील था। फिर मानव जीवन के सभी क्षेत्रों का प्रभावित करता था। मुख्यतः इसमें कला और साहित्य आता था। फिर प्रकृति इसकी शहरी थी और यह धर्मनिरपेक्ष प्रकृतियों से युक्त था। अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों का विरोधी था। तार्किकता को महत्व देता था। स्वतंत्र चिंतन पर बल देता था। फिर इसके अलावा सभी विचारों का केंद्र मनुष्य को इसने रखा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका पहले कारण देख लेते हैं रेनेसा का। तो इसका कारण है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध अरब व यूरोप के बीच संपर्क में आने से नई जानकारियां प्राप्त हुई, जैसे कि अंक पद्धति, बीज गणित, अरस्तु के ग्रंथ, कागज व कंपस। फिर आर्थिक कारण थे। अरब तथा एशिया माइनर क्षेत्रों में अनेक व्यापारी बस गए, जिसके फलस्वरूप नए प्रगतिशील विचार का विकास हुआ। अनेक नए शहरों का निर्माण हुआ, जैसे वेनिस और मिलान। चर्च द्वारा ब्याज प्रथा को पाप मानने की आलोचना हुई यहाँ पे। फिर महान मंगोल साम्राज्य एक इसका राजन रीजन था, जिसमें था मार्को पोलो द्वारा कुतुबुई खान के दरबार में भव्यता का वर्णन किया गया। बारूद, मुद्रण तथा कागज की जानकारियां प्राप्त हुई महान मंगोल साम्राज्य से। फिर है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तो 1453 में ईसाई विद्वानों का इटली गमन, अपने साथ रोम व यूनान का साहित्य ले गए वो, जैसे कि कार्डिनल वैसारियो 800 पांडुलिपियों को लेकर इटली लाया। और नई नए समुद्री मार्गों की खोज हुई व्यापार हेतु। इसी कारण वास्को डी गामा भारत गया, कोलंबस अमेरिका गया। फिर वैज्ञानिक आविष्कार, जैसे कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का। फिर कैक्सटन ने छापे खाने की स्थापना की 1477 में। फिर साहित्य सुलभ हुआ और सस्ता हुआ और अंधविश्वास रूढ़िवादिता दूर हुई। फिर पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा? तो लेखक पादरी वर्ग की जगह जन सामान्य हो गया। विषय वस्तु मानववादी, व्यक्तिवादी, आस्था परंपरा की जगह तार्किकता आधारित हो गई। फिर बोलचाल की भाषाओं में साहित्य लिखा गया और प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ। फिर शैली पद्य की जगह गद्यात्मक थी। अब इसमें जो लिखे गए साहित्य उनमें पहले तो आते हैं इतालवी साहित्य, जिसमें आते हैं दांते। दांते ने लिखी डिवाइन कॉमेडी, बीता नोवा और द मोनार्किया। फिर पेटार्क। पेटार्क कौन था? मानवतावाद का जनक था पेटार्क, जिसने जीवनी लेखन और पत्रों का संकलन किया। इसकी जो एक था लेटर्स ऑन फैमिलियर मैटर्स, ये उसका एक पत्र है। फिर फिसिनो आया, तो इसने प्लेटो के दर्शन का अध्ययन किया फिसिनो ने। फिर मैकियावेली आया, तो इसने द प्रिंस नाम में एक रचना लिखी। फिर बुकाशियो बुकासियो ने लिखी डेकामेरॉन, और ये इसको इतालवी गद्य का जनक भी कहते हैं। फिर आया मार्सिलियो। मार्सिलियो ने लिखी द डिफेंडर ऑफ द पीस। फिर आया फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांसीसी साहित्य में आया पहला तो रेबेलास। तो रेबेलास ने लिखी द पेंटाग्रुएल और गॉर्गांतुआ। और फिर मोंताइने आया। मोंताइने ने लिखी, निबंधकार था मोंताइने, और ये प्रथम आधुनिक मनुष्य माना जाता है मोंताइने को। फिर है अंग्रेजी साहित्य, जिसमें आया चौसर। चौसर ने लिखी पहले कैंटरबरी टेल्स, और ये लोक कथाओं को साहित्य रूप दिया इसमें। फिर है टॉमस मूर। टॉमस मूर ने यूटोपिया लिखी, जिसमें भविष्य का आदर्श समाज की परिकल्पना की। फिर विलियम शेक्सपियर आए, जिसने मैकबेथ, हेमलेट, ओथलो, रोमियो जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये किताबें और ये उनकी रचना थी। फिर डच साहित्य में था हेरेसमस, तो इसने लिखी
इरस्मस ने इन दी प्रेज ऑफ फॉली, ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई थी डच साहित्य की। फिर था एक स्पेनिश साहित्य, स्पेनिश में आता था सर्वेंटीज, सर्वेंटीज ने लिखी लिखी थी द डॉन क्विक्सोट। अब कला पे क्या प्रभाव पड़ा, तो कला पे साहित्य, कला पे कैसे पड़ा, प्रमुख वास्तुकार थे इसमें ब्रूनो लेशी और पालादियोन, माइकल एंजेलो और राफेल। तो स्थापत्य में तो कौन थे, ब्रूनो लेशी, पैलादियोन, माइकल एंजेलो और राफेल। जैसे कि अब इन्होंने क्या क्या बनाया, जैसे शास्त्रीय शैली का विकास हुआ इसके कारण कला में प्रभाव से, जैसे कि वृत्ताकार मेहराब बने, विशाल गुंबद बने और अलंकृत स्तंभ बने। फिर सेंट पीटर चर्च का गुंबद, जैसे कि फिर शातो, शातो क्या थे, शातो का निर्माण हुआ फ्रांस के लुआर प्रांत में बने सामंतों के निवास हुआ करते थे शातो। फिर इसमें जो प्रमुख संरक्षक हुआ करते थे, जैसे फ्लोरेंस के मेडिची परिवार में मिलान के स्फाराजउस परिवार। और फिर इसमें ब्रूनोलेसी द्वारा फ्लोरेंस का भव्य गुंबद बनाया गया था, और पेरिस का लूव्रे पैलेस भी स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण हैं। फिर मूर्ति कला में क्या प्रभाव पड़ा, तो अब धर्मेतर विषयों पर मूर्तियां बनने लगी, जैसे दोनातल्लो ने बनाई बच्चों की मूर्तियां, लॉरेंजो गिबर्ती ने बनाई फ्लोरेंस के चर्च के दरवाजे पर, और माइकल एंजेलो ने बनाई डेविड की मूर्ति और पेंटा की मूर्ति। फिर है चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विषय वस्तु में मानव जीवन और संवेदनाएं, भावनाएं तथा सौंदर्य बोध को शामिल किया गया। चित्र अब कैनवास पर बनने लगे, चमकीले, चटकीले तथा तेलीय चित्रों का निर्माण निर्माण शुरू हो गया। अब प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, तो जियोटो था एक, तो जियोटो जिसको आधुनिक चित्रकला का जनक कहते हैं। फिर लियोनार्डो दा विंसी था जिसने मोनालिसा की बनाई और द लास्ट सपर बनाया, और ये मिलन चर्च में रखा हुआ है। फिर माइकल एंजेलो था जिसने द लास्ट जजमेंट बनाया, और ये सिस्टाइन चैपल चर्च में रखा हुआ है। फिर राफेल, तो राफेल ने बनाई थी मैडोना की, और ये थी दिव्य नारित्व। फिर मैसेसियो ने बनाई थी विशेषता परिपेक्ष प्रभाव में, जिसमें मतलब सब लोग दिखें कि कौन कितने डिस्टेंस पे खड़ा है। फिर है वॉन आइक ब्रदर्स ने बनाई ऑयल चित्रकारी। अब है संगीत के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े, तो पियानो, वायलिन का आविष्कार हुआ, ओपेरा संगीत की शुरुआत हुई, और नीरसता की जगह सहजता के संगीत बनने लगे। फिर यहाँ पे पेलेस्टियन आया जिसने गीतों की पुस्तक लिखी, मोजेस। पेलेसियन ने क्या लिखी, गीतों की पुस्तक पुस्तक लिखी, मोजेस। फिर है मस्किनस, मस्किनस एक महान संगीतकार था, ठीक है। और एक पैलिस्ट्रीना थी जो आध्यात्मिक संगीत से रिलेटेड थी किताब, वो भी किसकी थी, पहले चियन की, पैलेस्टियन। विचारधारा पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो चिंतन का केंद्र मनुष्य हो गया। फिर विचारधारा मानव का विकास आ गया, मानववाद का विकास हुआ। फिर मानव के सम्मान एवं महत्व पर बल दिया गया। आध्यात्मिकता, पारलौकिकता, आदर्शवाद तथा अंधविश्वास के स्थान पे भौतिकवाद, अलौकिकवाद और यथार्थ और तर्क संगतता को महत्व दिया गया। फिर राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, सामंतवाद का पतन हुआ, मध्य वर्ग के उदय के कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। फिर विज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ा, तो खगोल शास्त्र, जैसे टोलेमी का पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र दिया गया, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, टोलेमी का सिद्धांत था। फिर कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत, और फिर केपलर ने दिया ग्रहों की गति के नियम, और गैलीलियो ने दिया दूरबीन पेंडुलम का आविष्कार। फिर है चिकित्सा विज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ा, तो एक फ्राकास्टोरो था, उसने सूक्ष्म जीवों को बीमारियों का कारण बताया, फ्राकास्टोरो ने। फिर रोजर बेकर ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किया, और बेसेलियस ने मानव शरीर की रचना की, और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। फिर पुनर्जागरण इटली से ही क्यों शुरू हुआ, तो ऐतिहासिक कारण थे, इटली रोमन सभ्यता की जन्मस्थली थी। फिर राजनीतिक कारण था, सामंतवाद कमजोर था और नागरिक व योद्धा वर्ग सख्त था।
फिर नगरों में मध्य वर्ग का प्रभावशाली होना, ये भी एक कारण था। फिर भौतिक स्थिति कैसी थी कि उनके धर्म योद्धा वापस लौटते समय इटली में ठहरते थे और अरब संस्कृति का अनुभव साझा करते थे, जैसे कि मार्क पोलो। फिर तुर्कों के आक्रमण के कारण विद्वान इटली भी पहुंच गए थे, ये भी एक उनका कारण था। फिर आर्थिक कारण आ गए, जिनमें भौगोलिक स्थिति पूर्वी देशों व यूरोप के मध्य, फलस्वरूप व्यापार का बड़ा हिस्सा इटली से होता था। फिर नगरों का विकास, वेनिस, फ्लोरेंस जैसों का। और फिर विदेशी संस्कृतियों से संपर्क अधिक, इसके कारण शिक्षा व्यवस्था उदार थी यहाँ पे। फिर रेनेसा व्यक्ति की क्या है, तो मनुष्य जिसकी अनेक रुचियां हों, अनेक हुनर हो और महारत प्राप्त कर अनेक हुनरों में महारत प्राप्त हो। एक ही व्यक्ति विद्वान भी हो, कूटनीतिज्ञ भी हो, धर्मशास्त्रज्ञ भी हो और कलाकार भी हो। फिर मनुष्य की नई संकल्पना क्या थी, तो धर्म नियंत्रण कमजोर हो गया। मानववादी फ्रांसिस्को बारबोरो द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की तरफदारी की गई और लोरेंजो वल्ला ऑन प्लेजर में भोग विलास पर ईसाई धर्म की निषिद्धता की आलोचना करता है और मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है। तो ये उन्होंने नई संकल्पना दी कि मनुष्य का स्वभाव भी बहुमुखी है। फिर अगला चैप्टर आता है धर्म सुधार आंदोलन। तो 16वीं शताब्दी से पूर्व संपूर्ण यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित तथा धर्म नियंत्रित था, किंतु 16वीं शताब्दी में जर्मनी से शुरू होकर संपूर्ण यूरोप में प्रसारित धर्म सुधार रूपी चेतना ने धीरे धीरे एक विस्तृत आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। कारण था पुनर्जागरण, तार्किकता आधारित स्वतंत्र चिंतन का विकास, फिर मनुष्य केंद्रित विचारधारा, राष्ट्रवाद की भावना से पोप की सर्वोच्चता के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ये तो था पुनर्जागरण। फिर दूसरा था इसका कारण धार्मिक कारण, जिसमें चर्च में भ्रष्टाचार, जैसे कि सिमानी, नेपोटिज्म और प्लूरलिज्म और इंडल्जेंस की समस्या। तो सिमानी, नेपोटिज्म, प्लूरलिज्म और इंडल्जेंस की समस्या। फिर चर्च विलासिता के केंद्र थे, धर्म अधिकारी शिक्षित नहीं थे। चर्च धन के केंद्र, विभिन्न प्रकार के कर। फिर राजनीतिक कारण हुआ करते थे, जिसमें राज्य में नियुक्त धर्माधिकारियों द्वारा आंतरिक हस्तक्षेप, चर्च न्यायिक एवं आर्थिक शक्तियां ग्रहण कर रहा था। फिर आर्थिक कारण में राष्ट्र राज्यों का उदय के कारण सेना प्रशासन की आवश्यकता, परंतु धन चर्च की तरफ था। फिर सामान्य जनता पर अनेक कर, जैसे टीथे कर। पूंजीपति वर्ग चर्च की अनुत्पादकता संपदा का विरोध कर रहे थे और फिर सामान्य पादरी वर्ग भी शोषण कर रहा था, जैसे कि फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर, सामान्य पादरी वर्ग का भी शोषण हो रहा था, तो फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर नाम के कर से। फिर आरंभिक धर्म सुधारक, जैसे कि जॉन वाई क्लिफ। तो वाई क्लिफ की थी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, इसका कहा जाता है। इंग्लैंड निवासी थे, ईसाई धर्मों के वास्तविक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने पर बल देते थे। चर्च की संपत्ति पर राज्य के अधिकार का समर्थन और समर्थकों को इनके लोलार्थ कहा जाता था। पोप ईश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इन्होंने कहा। फिर जॉन हस आया। जॉन हस बोहेमिया निवासी था, बाइबल के अध्ययन से मुक्ति पर बल दिया और चर्च के द्वारा जीवित जला दिया गया। फिर ऐसे रोला फ्लोरेंस का पादरी हुआ करता था, पोप के भ्रष्ट एवं विलासितापूर्ण जीवन की आलोचना की, चर्च के द्वारा जीवित जला दिया गया। फिर था इरेस्मस। इरेस्मस चर्च का उपहास करता है, महत्व को कम करने का प्रयास करता है और विवेक बुद्धि द्वारा सुधार पे बल देता है। फिर महान धर्म सुधारक में जैसे पहले आए मार्टिन लूथर, तो 1512 में रोम यात्रा की, विलासिता से क्षुब्ध हो गए और 1517 में पोप लियो 10 के प्रतिनिधित्व टेट जेल ब्रिटेनबर्ग में इंडल्जेंस की बिक्री की प्रतिक्रिया स्वरूप 95 में थीसिस लिखी इन्होंने। फिर हृदय से प्रायश्चित के पश्चात क्षमा पत्र की आवश्यकता नहीं है, इस पर उन्होंने बल दिया। केवल 3 संस्कारों को स्वीकार किया, नामकरण, प्रसाद और प्रायश्चित। फिर 3 पुस्तकें प्रकाशित की, जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन, ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद और ईसाई मनुष्य की मुक्ति। बाइबल के जर्मन में अनुवाद पर बल दिया, राष्ट्रीय चर्च को महत्व दिया। फिर आती है आंग्सबर्ग की संधि। तो प्रमुख शर्तें थी इसमें
कि प्रत्येक शाखा को अपना तथा जनता के धर्म को चुनने की स्वतंत्रता। प्रत्येक शासक को अपना और जनता के धर्म चुनने की स्वतंत्रता। 1552 ईस्वी पूर्व प्रोटेस्टेंट ने जो संपत्तियां हथियाई थी उन्हें मान्यता दे दी गई। लूथरवाद को पृथक धर्म के रूप में मान्यता। लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा और प्रोटेस्टेंट बनने वाले कैथोलिकों को पद त्यागने होंगे। फिर कमियां क्या थी? तो केवल लूथरवाद को मान्यता दी गई, जनता धर्म निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी और 1618 में पुनः गृह युद्ध शुरू हो गया। फिर मार्टिन लूथर की कमियां क्या थी? तो वह एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पक्षधर था, दास प्रथा का समर्थक था, किसान विद्रोह का समर्थन नहीं करता था और राजत्व के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का पक्षधर था। फिर ज्विंगली आया। ज्विंगली था जो स्विट्जरलैंड निवासी था, उपवास और संतों की पूजा का विरोध करता था, पादरियों के विवाह का समर्थन करता था, रिफॉर्म्ड चर्च का निर्माण किया इसने और कोपेल की संधि से रिफॉर्म चर्च को भी मान्यता मिल गई। फिर आया जॉन कॉल्विन। तो जॉन कॉल्विन फ्रांस में जन्म हुआ, प्रोटेस्टेंट बना ये और फ्रांस में विरोध किया इसने, तो स्विट्जरलैंड चला गया, इसका फ्रांस में विरोध हुआ तो। फिर पुस्तक इसने लिखी ईसाई धर्म की संस्थापनाएं और उग्र विचारक था जॉन कॉल्विन। व्यभिचारी हेतु मृत्युदंड का समर्थक था। दो सिद्धांत दिए जिसमें पूर्व नियति का सिद्धांत, मुक्ति पूर्व निर्धारित जन्म से ही है, और फिर एक दिया मनोनयन की अवधारणा जिसके अनुसार अनुयायी इंग्लैंड से प्यूरिटन और स्कॉटलैंड में इसके अनुयायियों को कहा जाता था प्रेस्बिटेरियन। तो इसने दो सिद्धांत कौन कौन से दिए? पूर्व नियति का सिद्धांत और मनोनयन की अवधारणा। और इसके अनुयायियों को इंग्लैंड में कहा जाता था प्यूरिटन और स्कॉटलैंड में कहा जाता प्रेस्बिटेरियन। और फ्रांस व अमेरिका में इसके अनुयायियों को कहा जाता है ह्यूगनॉट। फिर लूथर और कॉल्विन में डिफरेंस क्या है? तो लूथर राजनीतिक धर्म को पूर्णतः पृथक नहीं करता, कॉल्विन राजनीति और धर्म को पूर्णतः पृथक करने पर बल देता है। लूथर राजतंत्र का समर्थक था, कॉल्विन जनतंत्र का समर्थक था। फिर लूथर 3 संस्कार मानता था, कॉल्विन नियतिवादी में विश्वास करता था। लूथर कर्मवाद में विश्वास करता था, कॉल्विन तो नियतिवाद में, और कॉल्विन 2 संस्कार मानता था, लूथर 3। फिर कर्मवाद में विश्वास रखता था लूथर, पर यह कठोर तरीके ये नियम नियतिवाद में, और उसके बाद उदार दृष्टिकोण से सुधार का पक्षधर था कौन? लूथर, पर ये कठोर तरीके से आमूलचूल परिवर्तन का समर्थक था। फिर आया एनाबैप्टिस्ट आंदोलन। तो पूर्ण परिवर्तनवादी सुधार आंदोलन था ये, स्वेच्छा पूर्वक तथा वयस्क होने पर अपना धर्म स्वीकार करने के सिद्धांत पर आधारित था। सहिष्णुता की मांग की गई इसने, और सामंतवाद से उत्पीड़न किसान आकर्षित हुए इसकी तरफ, तो सामंतवाद से जो उत्पीड़ित किसान थे वो इसकी तरफ आकर्षित हुए। फिर आंग्ल धर्म सुधार आंदोलन क्या था? तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था जिसमें हेनरी अष्टम सर्वोच्चता का अधिनियम लाया जिसके अनुसार शासक को चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया। क्रैमर को कैंटरबरी का बिशप बनाया, विवाह विच्छेद की अनुमति दी। फिर एडवर्ड सिक्स आया जो एंग्ल चर्च को प्रोटेस्टेंट बनाया और सामान्य प्रार्थना पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें 42 सिद्धांत दिए। फिर आया एलिजाबेथ वन, तो सर्वोच्चता व एकरूपता का अधिनियम लाई, चर्च का राष्ट्रीयकरण किया, आंग्ल धर्म का अंतिम स्वरूप निर्धारित हुआ, प्रशासनिक रूप से इरेस्टिशियन इरेस्टियन और कर्मकांड में रोमन, और धर्मशास्त्रीय संदर्भ में कॉल्विनवादी थी। तो प्रशासनिक रूप से तो कौन सी थी? इरेस्टियन, और कर्मकांड में रोमन, और धर्मशास्त्र में कॉल्विनवादी। फिर धर्म सुधार आंदोलन, तो धर्म सुधार आंदोलन के समानांतर व प्रतिक्रिया स्वरूप ट्रेंट सभा में 1545 से 63 के बीच 2 प्रकार के निर्णय हुए यहाँ पे ट्रेंट सभा में। एक तो हुए व्यवहारिक सिद्धांत और एक थे व्यवहारिक निर्णय। तो व्यवहारिक सिद्धांत में चर्च पद पे विक्रय पे रोक लगा दी गई और विरोधियों को पुस्तक पढ़ना निषिद्ध किया, विरोधियों की पुस्तकों को पढ़ना निषिद्ध किया। फिर क्षमा पदों पर बिक्री पर रोक लगा दी, पादरी भोग विलास पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश देने की छूट दे दी। ये तो थे कौन से? व्यवहारिक सिद्धांत। फिर जो व्यवहारिक निर्णय थे वो क्या थे कि 7 संस्कार अपरिवर्तन थे, चमत्कार में भी आस्था रखते थे, बाइबल की व्याख्या का अंतिम
आधार चर्च को था और चर्च व पोप की सर्वोच्चता स्थापित की। फिर जो जेसुइट्स आए तो जेसुइट्स में इनका लीडर था इग्नेशियस लोयोला। तो उसने सोसाइटी ऑफ जीसस बनाई, जीसस। जो ये इग्नेशियस लोयोला था 1493 से 1556 तक, और इसके सदस्यों को ये कहता था जेसुइट। फिर कठोर अनुशासन और सैनिक आधार पर संगठित किया इसने अपना ये सोसाइटी। और दीनता, पवित्रता, आज्ञा पालन, पोप के प्रति समर्पण की शपथ लेते थे। और ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की स्थापना की इन्होंने, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की। फिर धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव क्या हुए? तो धार्मिक परिणाम हुए कि रूढ़ियों व अंधविश्वासों पर आघात हुआ, धर्म के नाम पर युद्ध हुए, ईसाई धर्म का विभाजन हो गया, प्रति धर्म सुधार, सहिष्णुता का उदय हुआ। और सामाजिक प्रभाव हुए कि नैतिक अनुशासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह अवधारणा प्रभावित हो गई। फिर राजनीतिक परिणाम क्या हुए? राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और सामंतवाद का पतन हुआ, धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ और संविधान का विकास हुआ। फिर आर्थिक परिणाम में उदार सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, लाभ कमाने पर बल दिया गया। वाणिज्यवाद का विकास, राज्य ने व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया, गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड पे। फिर अन्य परिणाम क्या हुए? क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे बाइबल का अनुवाद हुआ। और धर्म युद्धों से असहिष्णुता, जनसंहार, ललित कलाओं को नुकसान भी हुआ इसके कारण। फिर हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम के नेतृत्व में कुछ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों से 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी थी, और इसका महत्व था कि राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात किया और आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ा। फिर इसके प्रतिक्रिया क्या की ब्रिटिश सरकार ने? तो बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया, शहर के प्रशासन को भंग कर दिया, शासन व्यवस्था सेना को सौंप दी और सेना का पूरा खर्चा बोस्टन निवासियों को देना पड़ा। फिर हत्या के मामले को अन्य नगरों में स्थानांतरित कर दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण तो राजनीतिक चेतना पहला सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव मूल रूप से यूरोपीय थे, इसलिए स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मूल्य उन्हें विरासत में मिले थे। तीसरा, गलत नीतियां व जॉर्ज तृतीय की अदूरदर्शिता, जैसे कि ग्रीनविले, रकिंगम और टाउनशेंड की नीतियां। फिर आर्थिक कारण, जिसमें प्रतिनिधित्व के बिना कर और आर्थिक शोषण के लिए अनेक अधिनियम जैसे नेविगेशन एक्ट, ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट। फिर बौद्धिक कारण, जिसमें टॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक किताब में अंग्रेजी शोषण व अमेरिकी से सौतेले व्यवहार का विरोध किया। फिर जेम्स ओटिस, जिसने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं की अवधारणा दी, प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध कोई कानून मान्य नहीं ये बात बोली। और फिर सैमुअल एडम्स और टॉगस जेफरसन ने बोला कि कमेटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की स्थापना की और राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन किया। और कुछ तात्कालिक कारण थे, जैसे कि बोस्टन टी पार्टी, लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति और लेक्सिंगटन युद्ध। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व क्या था? तो निरंकुश औपनिवेशिक शासन पर जनता की संप्रभुता, अमेरिका एक नया स्वतंत्र राष्ट्र है, राजतंत्र के दैवीय सिद्धांत व कुलीनों की विशेषाधिकार पर चोट और धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण। फिर फ्रांस की क्रांति का मूल भी यही था, और पहली बार नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त किए, पहली बार मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात। फिर अमेरिका की सफलता और इंग्लैंड की असफलता के कारण तो भौगोलिक दूरी, लंबा समय अंतराल। फिर अधिकांश निवासी वास्तव में अपराधी थे, इसलिए इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव। फिर शक्ति का गलत अनुमान। फिर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड द्वारा सैनिक सहायता। ब्रिटेन के सैनिक छापामार युद्ध में कुशल नहीं थे। जॉर्ज वॉशिंगटन की नेतृत्व क्षमता।
और इंग्लैंड के अलावा यूरोप के अन्य देशों के नागरिक भी उपनिवेश में बसे थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव क्या हुआ? तो नए स्वतंत्र देश का उदय हुआ। पहली बार किसी देश को धर्मनिरपेक्ष के आधार पे स्थापना हुई। फिर जनतंत्र व संघीय प्रणाली का उदय हुआ। अमेरिका ने पहली बार मुक्त व्यापार नीति को अपनाया और पहला लिखित संविधान लागू हुआ। फिर इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा? प्रतिष्ठा को आघात हुआ। अन्य उपनिवेशों के प्रति नीतियों में बदलाव किया। इंग्लैंड का सबसे बड़ा उपनिवेश हाथों से निकल गया। आयरिश लोगों को भी प्रेरित किया। फलस्वरूप आयरिश सदस्य संसद को मान्यता दी गई और कैथोलिक आयरिशों को मताधिकार और वेस्टमिनिस्टर का एक हिस्सा घोषित किया। फिर फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस की आर्थिक नीति स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और फ्रांसीसी सैनिकों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। और शेष विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तीसरी दुनिया के देशों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। वाणिज्यवाद की विचारधारा की जगह मुक्त व्यापार नीति की विचारधारा का उदय हो गया। फिर अगला था फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के कारण थे कि राजनीतिक कारण, पहला तो निरंकुश वंशानुगत और केंद्रीकृत राजतंत्र शासन था। इसमें फिर दूसरा था कि कानूनों की एकरूपता का अभाव, लेत्र दे काशे का दुरुपयोग, ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार युद्ध व सप्तवर्षीय युद्ध के कारण वित्तीय भार, फिर अयोग्य व अकर्मण्य शासक जिसने कहा रोटी नहीं तो केक खा लो, लुई 15 लुई 16। फिर सामाजिक कारण जिसमें पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग का कर कर मुक्त थे। तो पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग कर मुक्त थे तथा क्रमशः 15 तथा 25% भूमि के मालिक थे और जनसाधारण सभी प्रकार के कर देता था और किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। फिर प्रशासन, चर्च, सेना के सभी उच्च पद कुलीन वर्ग से आरक्षित थे। आर्थिक कारण थे जैसे कि अनुत्पादक उच्च वर्ग। फिर आय का 75% भाग पुराने ऋणों में खर्च हो जाता था और किसानों की आय का 80% भाग करों में और बेगार में कोरवे भी देनी होती थी। बेगार यानी कोरवे। फिर अमेरिकी युद्ध में भाग लेने के कारण 10 अरब लिरवे का कर्जा हो गया था। बौद्धिक कारण 18वीं सदी प्रबोधन का काल हुआ करती थी जिसमें वोल्टेयर जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित राजतंत्र और कानून की एकरूपता का समर्थन किया। फिर मॉन्टेस्क्यू जिसने स्पिरिट ऑफ लॉज द महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जिसमें शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत दिया। फिर रूसो ने सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया जिसमें प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का समर्थन किया। जनता की संप्रभुता का समर्थन किया। कानून जनता की इच्छा का परिणाम है बोला। फिर जॉन लॉक ने राज्य के देवीय निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। फिर तत्कालिक कारण थे जैसे कि अप्रभावी नीतियां, तुर्को, नेकर तथा कैलोन की नीतियां जिनमें कुछ थी। फिर निम्न पादरी वर्ग जनता के साथ था। लुई 14 द्वारा राजधानी पेरिस से वर्साय स्थानांतरित कर दी गई। फलस्वरूप पेरिस की असंतोष जनता ने सक्रिय भूमिका निभाई, ये भी एक कारण था। फिर क्रांति के प्रभाव, तो कुलीनता का अंत हुआ। क्रांति के दौरान राष्ट्रीय सभा के द्वारा विशेषाधिकारों को समाप्त कर विधि का शासन स्थापित किया गया। फिर सेकंड था लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना जिसमें मानवाधिकारों की घोषणा की गई और राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र व गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो राष्ट्रीय सभा द्वारा चर्च का राष्ट्रीयकरण किया गया और शासन में चर्च के हस्तक्षेप को समाप्त किया गया। फिर राष्ट्रवाद की भावना, प्रत्येक वर्ग ने क्रांति की रक्षा के लिए युद्ध के में भाग लिया जैसे कि महिलाओं द्वारा नर्सिंग सर्विस। फिर समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ जैसे जैकोबिन ने समाज के निम्न वर्ग के कल्याण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया और ववूफ को समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। तो निजी संस्थानों, संसाधनों और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण किया गया इसी के कारण, समाजवादी विचारधारा के कारण। फिर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? राजनीतिक अस्थिरता हुई, जन धन की हानि हुई और तानाशाहों का उदय हुआ जैसे रॉबिस्पियर और नेपोलियन। फिर जिरोंदिस्ट के पतन के कारण क्या थे? तो अत्यधिक आदर्शवादी थे, उदार गणतंत्रवादी थे, संगठन कमजोर था और अनुशासन खराब था। फिर युद्ध में फ्रांस की लगातार पराजय हो रही थी
और जैकोबिन्स के प्रस्तावों को अस्वीकार करना भी इनका एक कारण था। फिर अधिकांश शक्ति और समय जैकोबिन्स व पेरिस की निंदा करने में लगाते थे, क्योंकि अधिकांश जैरोंद प्रांत से आते थे। फिर क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? तो राजनीतिक एकीकरण। लुई 14 के प्रयास से फ्रांस राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण राज्य बन चुका था, जबकि यूरोप के अन्य देशों की स्थिति ऐसी नहीं थी। जर्मनी, इटली आदि का एकीकरण नहीं हुआ था। फिर राजाओं की अयोग्यता। तो फ्रांस में दो अयोग्य शासक का शासन हुआ, जैसे लुई 15 और लुई 16। इसी समय यूरोप में अनेक योग्य शासक हुआ करते थे। फिर बुर्जुआ वर्ग का उदय। तो फ्रांस में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में एक शक्तिशाली बुर्जुआ वर्ग भी उदय हो चुका था, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी, लेकिन किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे इनके पास। फिर कुलीन वर्ग। तो फ्रांस में सामंत वर्ग वर्साए में रहते थे और विलासितापूर्ण जिंदगी जीते थे, परंतु यूरोप के अन्य सामंत किसानों के वर्ग के साथ रहते थे। फिर किसानों की स्थिति। तो फ्रांस के किसान आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से अन्यों से आगे थे और पेरिस के महत्व में कमी। तो राजधानी पेरिस से वर्षा स्थानांतरित कर दी गई, जिससे जनता में असंतोष। फिर बुद्धिजीवी वर्ग वर्ग जैसे फ्रांस में अनेक महत्वपूर्ण विद्वान थे, वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू आदि। फिर अगला चैप्टर आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक। तो पहला था जनांकीय क्रांति, जिसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इससे वस्तुओं की मांग और कीमत बढ़ी, इसलिए नवाचारों की आवश्यकता महसूस हुई। फिर थी कृषिगत क्रांति, जिसके कारण खेतों का एकीकरण हुआ, फलस्वरूप खेती कृषिगत क्षेत्र का विस्तार हुआ और उत्पादन आय में वृद्धि हुई। फिर है परिवहन क्रांति। तो सड़कों, रेलों, नहरों और पुलों पर बंदरगाहों का तेजी से निर्माण हुआ। फिर व्यावसायिक क्रांति हुई। अब सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई? तो इसका कारण था कृषि सुधार। कृषक भूमिहीन हो गए, शहरों की तरफ पलायन किया और सस्ता श्रम उपलब्ध हुआ। यह सुधार के कारण आय व उत्पादन बढ़ा। फिर भौगोलिक अवस्थिति, जिसमें यूरोप के आंतरिक मामलों से स्वयं को अलग रखने में सफल रहा और पूरा ध्यान स्वयं पर केंद्रित कर पाया। फिर लोहा व कोयले की खानों का पास-पास होना भी एक कारण था। फिर विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। तो उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल, पूंजी, तैयार माल हेतु विस्तृत बाजार उपलब्ध था। फिर शक्तिशाली नौसेना। तो समुद्री व्यापार की सुरक्षा तथा सस्ते परिवहन हेतु इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। फिर मुक्त समाज। तो कृषि दासता श्रेणी व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। फलस्वरूप व्यक्ति इच्छा अनुसार उद्योग स्थापित कर रहे थे। फिर सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें एक कानून व्यवस्था थी, एक ही मुद्रा प्रणाली थी और एक ही बाजार प्रणाली थी। फिर उद्योगपति। तो बैंकिंग व्यवस्था, जिससे उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने और धन जमा करने की सुविधा थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड बना 1694 में। फिर पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। तो कृषि क्रांति, उपनिवेशों से लूट से अत्यधिक लाभ से औद्योगिक क्रांति हेतु आवश्यक पूंजी उपलब्ध थी इनके पास। फिर औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र क्या थे? तो कृषि क्षेत्र, जिसमें जैथो ट्रल ने सीड ड्रिल बनाई, टाउन शेड ने क्या बनाया? फसल चक्रण पद्धति। फिर ऑर्थर यंग, जो कि वैज्ञानिक हुआ करते थे कृषि के। फिर लीबिंग ने रासायनिक खाद बनाई। फिर आए विटनी ने बनाई थ्रेसिंग मशीन। और फिर थे साइरस मैकोर्मिक। तो साइरस मैकोर्मिक ने बनाई फसल काटने की मशीन। फिर रॉबर्ट बैकबेल आया, जिसने पशु नस्ल सुधार के कार्य किए। फिर बैकबेल ने। फिर चार्ल्स कोलिंग आया, तो कोलिंग ने भेड़ की नस्ल तैयार की। फिर वस्त्र उद्योग में तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई, जिसमें कपड़ा 10 गुना तेज बनता था। फिर हरग्रीव्स आया, जिसने स्पिनिंग जेनी बनाई, एक साथ 8 धागे। फिर आर्कराइट आया, जिसने वाटर फ्रेम बनाया, जो पानी की स्पीड से धागे निकालता था। फिर क्रॉम्पटन आया, जिन्हें जिसने स्पिनिंग म्यूल बनाई। फिर कार्टराइट आया, जिसने पावर लूम बनाई, जो भाप से शक्ति से चलता था। फिर एली व्हीट ने आया, जिसने कॉटन जिन बनाई, जो कपास ओटने की मशीन हुआ करती थी, कॉटन जिन। किसने? एली व्हीटन ने। फिर एलियास होव आया, जिसने सिलाई मशीन बनाई, एलियास होव ने। फिर आधारभूत उद्योग में जैसे अब्राहम डर्बी तथा जॉन रोबक था, जिसने कोयले की खोज की। फिर हेनरी कोट था, जिसने पडलिंग विधि
की खोज की, जिससे शुद्ध व अच्छा लोहा बनाया जा सका। हेनरी बेसेमर आया, जिसने बेसेमर प्रक्रिया खोजी, जिसके द्वारा इस्पात निर्माण की विधि शुरू हुई। फिर न्यूकमैन आया, तो न्यूकमैन ने खानों से पानी निकालने के लिए वाष्प इंजन बनाया। और जेम्स वॉट आया, तो इसने अधिक कुशल वाष्प इंजन बना दिया। फिर यातायात के क्षेत्र में तो स्थल यातायात और सड़क निर्माण के लिए जैसे कि मैकडेम आया। फिर रेलवे के लिए जॉर्ज स्टीफनसन ने वाष्प इंजन बनाया जो पटरी पर चलता था। फिर टायर के लिए चार्ल्स गुडियर आया और उसने वल्कनीकरण की खोज की। फिर जल यातायात में जैसे जेम्स ब्रिंडले ने ब्रिज वाटर नहर का निर्माण किया और रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चलित नौका बनाई। फिर संचार के क्षेत्र में जैसे रोलैंड हिल आया, जिसने आधुनिक डाक व्यवस्था बनाई। सैमुअल मौर्य आया, जिसने तार प्रणाली का आविष्कार किया। और ग्राम बेल आया, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव और परिणाम क्या थे? तो आर्थिक जिसमें थे सकारात्मक, पहला तो आय में वृद्धि हुई, अ, और राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ, देश परस्पर निर्भर हुए, जिससे अंतर्राष्ट्रीयवाद विकसित हुआ। फिर कम समय में अधिक उत्पादन हुआ, नगरों का विकास हुआ, बड़े कारखानों का विकास हुआ और पूंजी बाजार का विकास हुआ। पर इसके नकारात्मक क्या थे? आर्थिक में परंपरागत उद्योग नष्ट हो गए, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, आर्थिक संकटों का दौर आया, आर्थिक शोषण में वृद्धि भी हुई। फिर सामाजिक में सकारात्मक प्रभाव थे जैसे कि शहरीकरण में वृद्धि हुई, जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई और शिक्षा के प्रति जागरूकता हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, मध्य वर्ग का उदय हुआ, जीवन स्तर में उन्नति हुई, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि हुई। फिर नकारात्मक क्या हुआ कि शहरों की ओर पलायन हुआ, जिसके कारण गाँवों में ज़्यादा विकास नहीं हुआ। फिर भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रबल हुआ, संयुक्त परिवारों का पतन हुआ, नैतिक स्तर में गिरावट हुई, नगरों की अनियोजित वृद्धि हुई, पर्यावरणीय समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या हुई। फिर राजनीतिक प्रभाव हुए, जिसमें सकारात्मक हुआ कि समाज की विचारधारा का उदय हुआ, समाजवाद की विचारधारा का उदय, राज्य की कल्याणकारी भूमिका में वृद्धि, उदारवादी शासन व्यवस्था। फिर नए कानूनों का निर्माण हुआ, जैसे कि कारखाना एक्ट, अंतर्राष्ट्रीय की भावना। फिर नकारात्मक उपनिवेशवाद का उदय, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और विश्व युद्ध, ये हुआ राजनीतिक में। फिर औद्योगिक क्रांति से अपन क्या समझते हैं? तो 1780 के दशक से 1850 के बीच इंग्लैंड में उद्योग, निर्माण, उत्पादन और अर्थव्यवस्था का तीव्र रूपांतरण हुआ, जो मशीनीकरण के कारण संभव हुआ। यह परिवर्तन केवल औद्योगिक क्षेत्र ही सीमित नहीं था, बल्कि तीव्र सामाजिक और राजनीतिक बदलाव भी हुए और प्रतीकात्मक रूप से आरंभ हुआ इसका 1869 में, जो वाटर फ्रेम के आविष्कार से माना जाता है। फिर उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद में डिफरेंस क्या है? तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में डिफरेंस है कि साम्राज्यवाद शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। और साम्राज्यवाद में सैनिक तत्व भी महत्वपूर्ण होता है नीतियों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने हेतु, और अधिक जटिल होता है साम्राज्यवाद। पर उपनिवेशवाद निर्बल देश की आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, अपने हितों के अनुसार नियमन व संचालन करता है। फिर सैनिक तत्व महत्वपूर्ण नहीं है और यह कम जटिल अवधारणा है। नव साम्राज्यवाद 1870 में इटली व जर्मनी के एकीकरण के पश्चात शुरू हुआ। साम्राज्यवाद में एक नए युग की शुरुआत। यहाँ प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण के साथ साथ राजनीतिक शक्ति विस्तार भी हो गया। नव साम्राज्यवाद हितों की अपेक्षा प्रतिष्ठा का उपकरण बन जाता है। विशेषताएं क्या थी नव साम्राज्यवाद की? नव उदित राष्ट्र का उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो जाना, जैसे जर्मनी, इटली। फिर साम्राज्य की भावना, यूरोप के बाहर विस्तार, जैसे कि गैर यूरोपीय राष्ट्र भी अब इस दौड़ में शामिल हो गए, अमेरिका और जापान। फिर है बढ़ती हुई सैन्य प्रवृत्तिकरण, अत्यधिक उग्र था।
तो ये अत्यधिक उग्र था। फिर आर्थिक एकाधिकारी प्रवृत्ति अधिक तीव्र थी और अफ्रीका का तीव्र व शांतिपूर्ण विभाजन हुआ। तो इसकी ज़्यादा विशेषताएं क्या है? नव उदित राष्ट्र इसमें आ गए जैसे कि जर्मनी, इटली, गैर यूरोपीय देश भी आ गए जैसे अमेरिका, जापान। अत्यधिक उग्र था और आर्थिक एकाधिकारवादी प्रवृत्ति ज़्यादा थी इसमें। फिर नव साम्राज्यवाद के उदय के कारण, तो आर्थिक कारण थे कि औद्योगिक क्रांति, अत्यधिक उत्पादन के कारण बाजारों की आवश्यकता थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निवास रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। फिर राजनीतिक कारण थे कि साम्राज्यों को राष्ट्रीय गौरव प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाने लगा। अनेक दबाव समूह द्वारा साम्राज्य की स्थापना हेतु सरकार पर दबाव निर्मित किया जाने लगा जैसे व्यापारी वर्ग, जहाज निर्माता आदि के द्वारा। फिर धार्मिक कारण थे कि ईसाई धर्म प्रचार को अपने धर्म के विस्तार के लिए नए क्षेत्रों की आवश्यकता थी। फिर साम्राज्यवाद को नैतिक समर्थन प्रदान किया किसने? ईसाई धर्म प्रचारकों ने। तो श्वेत व्यक्ति का भार इंग्लैंड की नीति हुआ करती थी। फिर तत्कालीन परिस्थितियां थी जैसे एशिया अफ्रीका बहुत कमजोर सरकारें थी, राष्ट्रीय राज्य का उदय नहीं हुआ था, उत्पादन एवं सैन्य तकनीकों के क्षेत्र में पिछड़ापन था। फिर भौगोलिक खोजकर्ता जैसे कि दू चालू एवं ड्रीबाजा, जिन्होंने भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अफ्रीका को खोज लिया। किसने? दू चालू ने और डी ब्राजा ने। फिर मार्टन स्टैनली ने कांगो बेसिन खोजा और कार्ल्स पीटर्स ने पूर्वी अफ्रीका की खोज कर ली थी। किसने? कार्ल पीटर्स ने। फिर गुस्ताव और नॉर्विट-गाल ने, तो गुस्ताव नॉर्विट-गाल ने कैमरून और टोगोलैंड को खोज लिया था। फिर ब्रुसेल्स सम्मेलन क्या था? तो बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड सेकंड द्वारा आयोजित किया गया। उद्देश्य था अफ्रीका के महत्व पर प्रकाश डालना और अनुसंधान एवं व्यापार कार्य को प्रोत्साहित करना। फिर ईसाई सभ्यता व संस्कृति का प्रसार करना। इस सम्मेलन के फलस्वरूप अफ्रीका पर एकाधिकार करने की होड़ लग गई। फ्रांस ने ट्यूनीशिया पर और इंग्लैंड ने मिस्र पे अधिकार कर लिया। फिर आया बर्लिन कॉन्फ्रेंस, तो इसका उद्देश्य था यूरोप के सौहार्द को बनाए रखना, कोई विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए और अफ्रीका के संबंध में स्पष्ट नीति व नियम निर्धारित करना। निर्णय क्या हुआ बर्लिन कॉन्फ्रेंस का? कोंगो को फ्री स्टेट घोषित किया गया। सभी देशों को यहाँ व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने की छूट दी गई। कोंगो नदी में सभी को नौ संचालन की सुविधा। फिर नाइजर नदी उत्तरी भाग फ्रांस को, दक्षिणी भाग ब्रिटेन को दिया गया। और भविष्य में अफ्रीका पर दावे के लिए दो शर्तें होनी आवश्यकता थी। पहला, दावा वास्तविक होना चाहिए और दूसरा, दावे की तत्काल सूचना सभी देशों को दी जानी चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों का भौतिक व नैतिक विकास, इन्होंने बताया। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश, तो इसमें फ्रांस के उपनिवेश थे जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, सहारा और फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका, मेडागास्कर और ट्यूनीशिया। फिर ब्रिटेन के उपनिवेश थे जैसे कि इजिप्ट, सूडान, घाना, नाइजर और रोडेशिया। जर्मनी के थे जैसे टोगोलैंड, नामीबिया और कैमरून। इटली के थे इरिट्रिया, सोमालिया और लीबिया। फिर है पुर्तगाल के थे अंगोला, मोजाम्बिक। और स्पेन के थे रायो डी ओरो और रायो मुनी। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे? कि राजनीतिक परिणाम थे इसका। पहला तो जिसमें राष्ट्र संघ की स्थापना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकप्रिय हुई जिसमें चार राजवंश समाप्त हो गए जैसे कि रोमनोफ रूस का, हैब्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया का और होहोनजोलन जर्मनी का और ओटोमन तुर्की का। नए राष्ट्रों का उदय हुआ जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया। फिर ऑस्ट्रिया का विखंडन और अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व। रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे? राजनीतिक परिणाम हुए जिसमें राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकप्रिय हुई। चार राजवंश समाप्त हुए जैसे रोमनोफ रूस का, हेज़र्सबर्ग किसका? ऑस्ट्रिया का, होहेनजोलन
होहेंजोलन जर्मनी का और ओटोमन टर्की का। तो 4 राजवंश समाप्त हो गए। रोमानोव रूस, हेज़र्सबर्ग ऑस्ट्रिया, होहेंजोलन जर्मनी और ओटोमन टर्की। फिर नए राष्ट्रों का उदय हुआ जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया। ऑस्ट्रिया का विखंडन, अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ा, रूसी क्रांति का आधार बना, तानाशाहों का उदय हुआ जैसे मुसोलिनी और हिटलर। फिर उपनिवेशिक जनता में राजनीतिक जागृति हुई। सामाजिक परिणाम क्या हुए? जनहानि हुई, पुरुषों की संख्या में कमी हुई जबकि महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। फिर अनैतिकता बढ़ी, अवैध संतानों की संख्या बढ़ी, नारीवादी आंदोलन शुरू हो गए और उद्योग श्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। फिर राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार हुआ, नस्लीय श्रेष्ठता की भावना समाप्त हो गई और सांस्कृतिक क्षति हुई, नए अल्पसंख्यक समुदायों का जन्म हुआ। फिर आर्थिक परिणाम क्या हुआ? अपार धन की हानि हुई, उद्योगों का युद्धोन्मुखी स्वरूप हुआ, मुद्रास्फीति की समस्या हुई और किसानों के सेना में शामिल होने से खाद्यान्नों में कमी आई, युद्धकालीन ऋणों में वृद्धि हुई, अमेरिका जो कर्जदार देश था वह कर्जदाता बन गया और अमेरिका के महत्व में वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था में समाजवादी तत्व उभरे, पूंजीपतियों ने उपनिवेश में नए नए उद्योगों की स्थापना की। फिर 1929 ईस्वी की महान आर्थिक मंदी हुई। फिर अन्य प्रभाव क्या हुए? नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला जिसमें हवाई जहाज और नए हथियारों का आविष्कार हुआ जैसे कि टैंक, जहरीली गैस और मशीन गन। फिर पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें युद्धोपरांत शांति संधियों को निर्धारित करने, रूपरेखा को कार्य रूप देने हेतु फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मेलन हुआ। तो मित्र राष्ट्र और उनके सहयोगी थे और धुरी राष्ट्र व रूस को आमंत्रित नहीं किया गया। और अध्यक्षता की किसने? फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंशू ने। और फिर बिग फोर थे इसमें वुडरो विल्सन यूएसए से, लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड से, क्लेमेंशू फ्रांस से और ऑरलैंडो इटली से। फिर विभिन्न धुरी राष्ट्रों के साथ साथ अलग अलग संधियां की गई जैसे कि जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मे की संधि, हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, तुर्की के साथ स्रेबे की संधि। वर्साई की संधि में क्या हुआ? जर्मनी व मित्र राष्ट्रों के बीच हस्ताक्षरित हुई जिसमें प्रावधान किए कि प्रादेशिक व्यवस्थाएं जैसे कि अल्सास लॉरेंस फ्रांस को दिया गया, सार घाटी को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को, पोलैंड का निर्माण किया जिसमें 13% भूभाग और 10% आबादी पॉलिश गलियारा दिया गया उनके लिए और जर्मनी से अलग। तो पोलैंड का निर्माण किया गया जर्मनी से अलग जिसमें 13% भूभाग था और 10% आबादी थी और उनके लिए एक पॉलिश गलियारा दिया गया। फिर मेमल बंदरगाह जो लिथुआनिया को दे दिया गया, मेमल बंदरगाह लिथुआनिया को। फिर उपनिवेश राष्ट्र संघ की मैंडेट प्रणाली के तहत मित्र राष्ट्रों को, तो उपनिवेश राष्ट्र संघ की मैंडेट प्रणाली के तहत मित्र राष्ट्रों को चले गए उनके, ठीक है। फिर सैन्य व्यवस्था में क्या किया? तो सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख कर दी गई, पनडुब्बी निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जर्मनी की जो वायुसेना को भंग कर दिया गया, राइन क्षेत्र का विसैन्यीकरण कर दिया गया और अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। फिर आर्थिक व्यवस्था क्या थी? 5 अरब डॉलर का युद्ध हर्जाना, जर्मनी से 10 वर्ष तक फ्रांस व इटली को 70 लाख टन तथा बेल्जियम को 80 लाख टन कोयले प्रति वर्ष आपूर्ति। फिर न्यूली में जो बुल्गारिया को जीते हुए प्रदेश वापस लौटाने पड़े और ब्रेस प्रदेश यूनान को देना पड़ा। फिर सेंट जर्मे में जिसमें हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। फिर त्रियानो जो हंगरी का विखंडन कर दिया गया और फिर सैब्रे में तुर्की का विखंडन किया गया और सीमा एशिया माइनर व कुस्तुनतुनिया तक सीमित कर दी गई। फिलिस्तीन, जॉर्डन इंग्लैंड को जबकि सीरिया व लेबनान फ्रांस को दे दिए गए। तो ये यहाँ का परिणाम था। फिर था द्वितीय विश्व युद्ध और इसके परिणाम क्या थे? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हो गया जैसे भारत, पाकिस्तान, बर्मा, मिस्र का। फिर युद्ध की रीति नीति में परिवर्तन, वायुसेना का महत्व बढ़ा
और विनाशकारी परमाणु बमों का प्रयोग किया गया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसमें वैश्विक विवादों को शांतिपूर्ण हल करने हेतु बल दिया गया। यूरोप का प्रभुत्व पूर्णतः समाप्त हो गया और दो नए शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय, अमेरिका व सोवियत संघ का। फिर वैश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया, साम्यवाद और लोकतंत्रवाद में। फिर प्रादेशिक संगठनों का विकास, जैसे नाटो, सीएटो, बगदाद पैक्ट अमेरिका के नेतृत्व में और रूस के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट। फिर वैज्ञानिक व तकनीकी खोजों को प्रोत्साहन, जेट विमान, रडार, रेडियो, टेलीविजन। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई और इजराइल का निर्माण हुआ। अरब व यहूदियों में व्यापक दंगे हुए। ठीक है।